हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। मुझे इस एग्जाम में किन किन डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, वो सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का भी काम करेगा, क्योंकि जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी क्लर्क का एग्ज़ाम देने गया था तो एक टाइम ऐसा आया जब मैं पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था कि अब मेरा सिलेक्शन एग्ज़ाम में नहीं होने वाला। लेकिन फिर मैंने अपने आप को कैसे संभाला और फाइनली इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी लिया, तो वो सब आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा, लगता होगा कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो दोस्तों, यही वो टाइम होता है जब आप लोगों को अपने आप को संभालना होता है। और दोस्तों, जो लोग इस टाइम पर विजय पा लेते हैं वही इतिहास रचते हैं, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं मेरे साथ हुए उस इंसिडेंट की जिसकी वजह से एक पल के लिए मैं भी डिमोरलाइज हो गया था और मुझे लगा था कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, और वो क्या वजह थी जिस वजह से मैं डिमोरलाइज हो गया था, इस पे भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि फॉर्म ऑनलाइन करने से फाइनली सिलेक्शन होने तक मुझे बीच बीच में क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, वो डिफिकल्टीज आपको भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये बात है 5 दिसंबर 2018 की, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी क्लर्क यानी जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप डी ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था। और मैंने तुरंत इसके लिए अप्लाई कर दिया और इसकी प्रिपरेशन में पूरे जोर शोर से जुट गया। कुछ दिन बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO की वैकेंसीज के लिए भी नोटिफिकेशन आया। तो मैंने इसके वर्किंग नेचर, सैलरी आदि के बारे में पता किया, तो पता चला कि ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी है और इसके पर्क्स एंड अलाउंसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO के लिए तैयारी करूं तो मेरा ARO तो निकलेगा ही, और नहीं भी निकला तो GK व हिंदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसका फ़ायदा मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज में मैंने जो अप्लाई किया था उसमें मिलेगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी में से कम एक एग्जाम तो मैं क्वालिफाई कर ही लूँगा। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ गेम खेल दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO के लिए लगभग 10 दिन प्रिपरेशन करने के बाद मुझे पता चला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज होने वाले हैं। और लगभग 8 से 10 दिन बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है। दोनों में ही मैंने अप्लाई किया था। मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था कि मात्र 8-10 दिन बचे हैं, अब मैं कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी के लिए प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि इससे पहले के जो 10-12 दिन मैंने वेस्ट किए थे वो ARO की प्रिपरेशन में, वो मोस्टली GK को ही रीड किया था मैंने, और वो भी डीप में जा करके पढ़ी थी। तो और AHC ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन दोनों एग्जाम में GK के सिर्फ 25 क्वेश्चन ही आते थे और इतने डीपली नहीं आते थे जितना डीपली मैंने पढ़ा था। तो वो मेरे 10-12 दिन वेस्ट चले गए बिल्कुल। अब मेरे पास मात्र 8 से 10 दिन बचे थे पेपर होने में, और मुझे हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के साथ साथ ग्रुप सी डी के लिए अलग से थोड़ा सा लो लेवल की GK भी पढ़नी थी। और इससे पहले मैंने हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। कुछ पल के लिए मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गया था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा ऐसा करने से कुछ हल होने वाला है? तो मुझे आंसर मिल चुका था, नहीं। फिर मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं रिमेनिंग टाइम में अपना बेस्ट दूंगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। यहाँ एक बात और इंटरेस्टिंग थी कि मैंने पहले SSC CGL की प्रिपरेशन करी थी 1-2 साल, तो मुझे अपने मैथ और इंग्लिश पे पूरा भरोसा था कि ये 2 सब्जेक्ट तो मैं आराम से कर ही लूँगा। अगर मैं इन 8 से 10 दिनों में रिवीजन अच्छे से कर लूँ तो मैं आराम से मैथ और इंग्लिश अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने इससे पहले कभी हिंदी नहीं पढ़ी थी किसी एग्ज़ाम के लिए, तो मैं हिंदी के बारे में कुछ जानता नहीं था ज़्यादा, कि क्या संधि होती है, क्या समास है, क्या विलोम शब्द, क्या अनेक शब्द के लिए एक शब्द, मतलब ज़्यादा कुछ याद नहीं था। ज़्यादा क्या मतलब, कुछ पढ़ा ही नहीं था कभी किसी एग्ज़ाम के लिए, तो याद क्या होगा। ठीक है, तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि हिंदी को कैसे कवर करना चाहिए। ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हिंदी कैसे कवर करूँ। लेकिन मैंने वही सोचा कि अपना बेस्ट दूंगा, और मैं पूरी शिद्दत से इस काम को अंजाम तक पहुँचाने में जुट गया। और सुबह उठते ही फ्रेश होकर पढ़ने में बैठ जाता था और पूरे मन से पढ़ता रहता था।
दोपहर में नहाने खाने के लिए उठता था बस, और नहाने खाने के बाद बिना रेस्ट किए फिर स्टडी में लग जाता था। सेम चीज़ रात में करता था, सिर्फ खाना खाने के लिए उठता था और उसी टाइम रेस्ट करता था, उसके बाद फिर मैं स्टडी में लग जाता था। और यही प्रक्रिया अगले 8-10 दिन तक मैंने फॉलो की और मैथ्स और इंग्लिश का पूरा रिवीजन करके काफ़ी हद तक मैं जीके को भी कवर कर चुका था। मुझे पता था कि किस पोर्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो मैंने जीके के उन्हीं टॉपिक को सबसे पहले कवर किया था जिनका वेटेज ज़्यादा था, जहां से 95% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थी। जीके के जो रिमेनिंग पार्ट था 5%, उसको याद करने में मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और ये बचा टाइम मैंने हिंदी को दिया और 8 से 10 दिनों में ही मैंने हिंदी को इतना कवर कर लिया कि जो मेन टॉपिक थे वो मुझे अच्छे से क्लियर हो गए थे। जैसे मैंने वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया था यूट्यूब के ही थ्रू, और वाक्य के प्रकार आदि को बहुत अच्छे से कवर किया था। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीज़ें मैंने 8 से 10 दिन में अच्छे से कर ली थी। ठीक है, और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मेरे पास हिंदी की एक बहुत ही बेहतरीन बुक थी, मैंने उसी को फॉलो किया और किसी बुक को फॉलो नहीं किया। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है, उसी को मैंने पढ़ा था और ये जो भी लर्निंग मटेरियल है वो सब मैंने इसी आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी बुक से कवर किया था। ये बहुत बेहतरीन बुक है दोस्तों। अब आ गई थी परीक्षा की घड़ी, इतना सब कवर करने के बाद भी लग रहा था जैसे कहीं कुछ कमी रह गई है। थोड़ा नर्वस भी था इस बात को लेकर के कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। सोच रहा था कि कैसे भी करके इस बार ये बेरोजगारी का धब्बा अपने दामन से हटाना ही है। दोस्तों आखिर परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। दिनांक 20 जनवरी 2019 सुबह के 7 बजे थे। घर के सभी लोग मेरी आवभगत में लगे थे। मम्मी ने टिफिन लगा दिया था, बहन तब तक भागते भागते दही पेड़ा ले आई और मेरा मुंह मीठा करा के सभी लोगों ने मुझे घर से निकलने की अनुमति दी। अब मैं अपने स्कूल पहुंचा और वहाँ पे सब लोग तरह तरह के नोट्स लेकर सीरियसली रिवीजन कर रहे थे और ये सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील करा रहे थे क्योंकि मैं कोई भी नोट्स या बुक रिवीजन के लिए अपने साथ नहीं लाया था। कुछ समय बाद हमें एंट्री मिली और हम अपने एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे। पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना था तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था और सोच के आया था कि इन दोनों में से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का तो एग्ज़ाम सबसे पहले मुझे क्लियर करना ही करना है, क्योंकि उसमें कोई टाइपिंग नहीं थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी क्लर्क में दो टाइपिंग थी, तो मुझे थोड़ा डर लगता था कि हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग पता नहीं कैसे होगी, तो उस वजह से मुझे थोड़ा डर लगता था। उसके जो प्री पेपर से मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन हिंदी इंग्लिश टाइपिंग से थोड़ा डर लगता था। ठीक है, इसी वजह से मैं सोच रहा था कि सबसे पहले ग्रुप डी के एग्जाम में कम से कम 98 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं, क्योंकि ग्रुप डी की कट ऑफ 95 समथिंग जाती है, तो मुझे 98 क्वेश्चन सही करने हैं, जिससे मेरा कम से कम एक जॉब तो सिक्योर हो जाए। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का एग्जाम देखा जाएगा कैसे होना है क्या होना है, लेकिन सबसे पहले मुझे एक जॉब सिक्योर करनी थी। ठीक है दोस्तों, फाइनली ग्रुप डी का पेपर हमारे हाथ में था। घंटी बजते ही मैंने हड़बड़ाते हुए पेपर खोला तब थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लो लेवल का था। धीरे धीरे 93 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए मैंने उसमें। अब बाद में 2 क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर दिए थे, यानी कुल मिलाकर मेरे 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए थे। अब लास्ट के 1 से 2 मिनट बचे थे, लेकिन ये बात हमें मालूम नहीं पड़ी, क्योंकि लास्ट में जो फाइनल बेल बजती है वो हमें सुनाई नहीं थी, क्योंकि हमारा रूम जो था वो 4th फ्लोर पे था और घंटी सबसे नीचे थी। पता नहीं कॉलेज वालों ने किस तरीके से घंटी बजाई कि हमें पता ही नहीं चल पाया। दोस्तों मेरे 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट होने को रह गए थे। मैं उन 5 क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज था 2 ऑप्शन में। मुझे इन सब के आंसर पता तो थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि उनमें मुझे 2 ऑप्शन में डाउट लग रहा था कि या तो ये आंसर हो सकता है या फिर ये हो सकता है। और इसी कसम में मैंने उन 5 क्वेश्चन के गोले नहीं भरे थे। सभी के आंसर मैंने पेपर पर टिक तो कर लिए थे और वो आंसर बिल्कुल ठीक भी थे, बाद में मैंने मिलाए थे, लेकिन मैं और याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैं 100% श्योर हूँ तभी मैं उनको भरूंगा, या फिर जब लास्ट की 5 मिनट होने वाले होंगी, घंटी बजने वाली होगी, तभी इन गोलों को भर दूंगा। लेकिन अचानक से टीचर ने कह दिया कि योर टाइम इज ओवर, और मैं इस दौरान फर्स्ट रो में फर्स्ट बेंच पर भी बैठा था, जिस कारण सबसे पहले कॉपी मेरी सबमिट होनी थी। मैंने मैम से रिक्वेस्ट की कि मुझे सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दे दीजिए, मैं तुरंत गोले भर दूंगा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात न सुनी। उन्होंने झटक कर मेरी OMR सीट सबमिट कर ली। मुझे पता था कि मेरे सिर्फ 95 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हुए हैं और उसमें 1-2 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे, तो 93 पर मेरा सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं। दोस्तों मैं एग्ज़ाम हॉल से निकला, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था। मुझे पता था कि मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़राब हो चुका है,
और मेरे हाथ से ये मौका निकल चुका है और मैं एकांत में सिर पकड़कर बैठ गया। एग्ज़ाम देने आए सभी कैंडिडेट्स चाट पटाखे के ठेलों पर कुछ ना कुछ खा रहे थे। मेरा टिफिन मेरे बैग में था, लेकिन कुछ खाने का मन नहीं था बिल्कुल भी। दोस्तों, मैं बार बार अपना माथा पीटता रहा और अपने आप को हज़ारों गालियाँ देता रहा कि क्यों मैंने वो 5 गोले नहीं भरे। अगर मेरे पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते तो मेरा सिलेक्शन 100% हो जाता। अब मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का पेपर दूं ना दूं। ग्रुप डी एग्ज़ाम के 2 घंटे बाद ग्रुप सी का पेपर होना था, लेकिन मैं अंदर से इतना टूट चुका था कि मेरा मन ही नहीं था कि मैं ग्रुप सी का पेपर दूं। मुझे लग रहा था कि अब मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं, मुझे नहीं देना कोई पेपर। और ये सोचता हुआ मैं बस पकड़ने के लिए रोड क्रॉस करके दूसरी बार पहुंचा, जहां से मुझे घर के लिए बस मिलनी थी। दोस्तों, वहाँ खड़ा खड़ा बस यही सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया, और यही सोचते सोचते बार बार अपना पैर ज़मीन पे मार रहा था। दोस्तों, इसी बीच सामने से एक बस को आते हुए देखा। दोस्तों, यही वो मोमेंट था जब मेरी दुनिया बदलने वाली थी। दोस्तों, हर एक की लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो हिम्मत हारने लगता है, और इसी टाइम पर हमें अपने आप को संभालने की ज़रूरत भी होती है। दोस्तों, जैसे ही मुझे बस आते हुए देखी, दोस्तों मेरा माथा ठनका और मैंने अपने आप से बोला कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगर मैं इतनी जल्दी घर जाऊँगा तो घर वालों के सवालों का क्या जवाब दूंगा, कैसे उनसे कहूँगा कि मैं कायरों की तरह बिना पेपर दिए हुए ही डर के भाग आया। और ये बात भी दिमाग में आई कि यदि बिना पेपर दिए जाऊंगा तब भी फेल होने ही वाला हूँ और गिल्टी फील करूंगा वो अलग से। तो मैंने अपने आप से बोला कि पेपर न देकर फेल होने से अच्छा है कि पेपर देकर ही देखूं, शायद कुछ चमत्कार हो जाए और मैं सिलेक्ट हो जाऊं। इतना सोच ही रहा था कि सामने से एक बस आकर के रुकी। कंडक्टर ने पूछा, भाई कहाँ जाना है? मैंने कंडक्टर से कुछ नहीं बोला और तुरंत भागते हुए रोड क्रॉस किया और स्कूल पहुँचा। सबसे पहले तो अपना टिफ़िन निकाला और मम्मी के हाथ से बने पराठे खाए और सोचने लगा कि अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। जो नर्वसनेस सुबह थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि अब तो पेपर ये सोच के दे रहा था कि ज़्यादा फेल ही तो हो जाऊंगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। वो तो वैसे भी हो जाता अगर पेपर नहीं देता तो दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, पेपर मिला और जैसे ही घंटी बजी आराम से पेपर खोला। कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, कुछ नहीं था। दोस्तों, जैसे ही पेपर देखा अंदर से जो फीलिंग आई वो बता नहीं सकता मैं आप लोगों को। दोस्तों, सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान आपने मेरे साथ बहुत कुछ गलत होने से बचा लिया। दोस्तों, पेपर का लेवल थोड़ा ठीक था, जिसे देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस कंपटीशन में मुझे कोई फेल करने वाला नहीं है, क्योंकि मैथ्स में कम से कम 6-7 ऐसे क्वेश्चंस थे जो 12th लेवल के थे और मैं 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो मुझे पता था कि ये क्वेश्चंस मैं इजीली कर लूँगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जिसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। दोस्तों, मैथ्स के बाकी क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी ठीक था, जिसकी वजह से मुझे यकीन था कि मैथ्स में मैं दूसरे कैंडिडेट से आगे ज़रूर निकल जाऊँगा। और सेम इंग्लिश में भी था, इंग्लिश का लेवल भी काफ़ी ठीक ठाक था और मैथ्स इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी मेरी, क्योंकि मैं SSC CGL की प्रिपरेशन कर चुका था इससे पहले। दोस्तों, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की और 10 मिनट पहले ही OMR सीट के 100 क्वेश्चंस मैं भर चुका था। और दोस्तों, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश था और बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, मुझे पता था कि मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स और इंग्लिश में कम से कम मेरे 48 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैं 100% श्योर था कि मेरा प्री आराम से निकलेगा। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ, मेरे 100 में से 86 मार्क्स आए, कि बहुत सही मार्क्स थे, क्योंकि बहुत कम ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 86 मार्क्स आए थे। मोस्टली कैंडिडेट 75, 76, 77 पे ही निपट गए थे और जो टॉप स्कोरर थे उन्हीं के 85, 86 नंबर थे। ठीक है दोस्तों, अब बारी थी टाइपिंग टेस्ट की और टाइपिंग टेस्ट में भी किस्मत ने मेरे साथ ऐसा ही खेल खेला। सिर्फ 8 से 10 दिन का टाइम मिला था टाइपिंग के लिए। रिजल्ट आने के 8-10 दिन के अंदर टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करा लिया था और मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग की प्रिपरेशन करनी थी। और मेरी इतनी टाइपिंग अच्छी थी नहीं उस टाइम पे, लेकिन फिर मैंने अपने आप से वही बात की कि अपना बेस्ट दूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। और अगले 8 से 10 दिन मैंने ताबड़तोड़ टाइपिंग की, जी तोड़ मेहनत की और उसी का नतीजा ये हुआ कि मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग क्वालिफाई हुई और बहुत अच्छे मार्क्स भी आए। और दोस्तों, फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट के पद पर मेरा सिलेक्शन हो गया। जब मैंने ये रिजल्ट देखा अपना तो मेरी आंखें भर आईं, मेरी मम्मी की भी आंखें भर आईं और मैंने उन्हें बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। मम्मी खुश थी, सभी घर वाले खुश थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी और आपको मेरी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है
आपको शिक्षा ये मिलती है कि आप लोगों को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता जिस मोमेंट पे आप गिव अप कर रहे हो वही टाइम आपकी सक्सेस का हो। तो दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप किसी टारगेट को अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं तो पूरे मन से करिए और किसी भी मोमेंट पे आप लोग हार मत मानो, क्योंकि ज़िंदगी में एक ही ऐसा मोमेंट होता है जो आपको ऊंचाई पर या गर्त में ले जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग कभी भी गिव अप मत कीजिए। अगर आप लोगों ने किसी टारगेट को अचीव करने का प्रयास किया है तो उसको 100% फुलफिल कीजिए, उससे पहले हार बिल्कुल भी मत मानिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें इसी तरह के यूजफुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।